सैलरी चैप्टर कर रहे थे और इसी को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे बच्चे नए भी होंगे तो उनको पहले पुरानी क्लासेस देखनी पड़ेगी तो आगे समझ में आएगा। दूसरी बात, कुछ बच्चों का इंटरनल है तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या हम ओल्ड वीडियो से देख लें, तो हाँ बिल्कुल ओल्ड वीडियो से आप बिल्कुल देख सकते हो। सैलरी में बस एक अमेंडमेंट है, वो मैं अलग से वीडियो आज लास्ट क्लास जैसे ही एंड करूंगा उस टाइम पे बता दूंगा क्या अमेंडमेंट है, या कल एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा कि ये अमेंडमेंट है, बाकी आपका सारा का सारा सैलरी रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। आफरीन कैसे हेल्थ? अभी ठीक है, बट थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से कुछ छुट्टियां हो गई दो। देखिए हमने सेक्शन कौन कौन सा पढ़ना है ये सारी चीज़ें बता तो दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते हैं हमें सारा याद हो जाता है। हमने लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया एक बार मैं वो बता देता हूँ। सैलरी में सबसे पहले ग्रेड सैलरी था जिसके अंदर आपको पूरे साल का सैलरी कैलकुलेट करना था, और एक बेसिस ऑफ सैलरी था। तो ग्रेड सैलरी के भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे कि किस तरीके से निकाले जाएंगे, और बुक के भी क्वेश्चंस देखे इनफैक्ट। उसके बाद हमने आगे देखा ड्यू, तो ड्यू लास्ट डे मंथ और नेक्स्ट डे मंथ होता है, विच एवर इज अर्लियर होता है, पेमेंट और ड्यू दोनों में से अर्लियर होता है। तो हमने ये भी देख लिया कि भैया जनवरी से कई बार ये सिर्फ कई बार अप्रैल से लेके हमारा चला जाता है मार्च का, और कई बार चले जा सकता है हमारा फेब से लेके आपका मार्च नहीं जाएगा, पिछले महीने का जो रहा मार्च से फेब पहुंच जाता था लास्ट डे और फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। इसके बाद हमने क्या देखा सर, इसके अंदर हम देख रहे थे सर सैलरी को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो दैट इज डिडक्शन, अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट, एक और चीज है परक्विजिट्स जो कि नहीं लिखा था। अब हम डिडक्शन पे आ जाएं तो डिडक्शन के अंदर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो कि हमें हर बार माइनस करना ही करना पड़ता है, कितनी लिमिट रहेगी ये सारी बातें हमने देखी थी। डिडक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं तो डिडक्शन के अंदर हमारा जैसे कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, इसका डिडक्शन दिया जाता है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई डिडक्शन। एक बच्चे ने पूछा भी कि सर आपने एंटरटेनमेंट अलाउंस को क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था इसलिए। क्या डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल रिसीव मैक्सिमम लिमिट 5,000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर न्यू रिज्यूम है तो आपको ये डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी एसएससी के लिए है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, और 50,000 रुपए की लिमिट है, और चाहे आप न्यू रिज्यूम में हो चाहे ओल्ड रिज्यूम में हो, दोनों में ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। प्रोफेशनल टैक्स को हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, इसको हमने अभी सॉल्व नहीं किया, इस पे एक क्वेश्चन हम कर लेंगे जैसे आएगा। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे खुद ही मैंने एग्जांपल लिखे और लिख के मैंने बताया, स्टैंडर्ड डिडक्शन और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। अब अलाउंसेस को हमने बाइफिकेट किया, पहले डिडक्शन के बाद अगला सेक्शन आता है अलाउंसेस का। तो अलाउंसेस को हमने देखा, एक स्पेशल अलाउंसेस है जो सब्जेक्ट टू लिमिट है, कुछ लिमिट रहता है, एक ऑफिशियल अलाउंस है, कुछ पैसे खर्च कर देते हैं, एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, एक फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस है। अलाउंसेस को इस कैटेगरी में हमने बांट दिया। इसके बाद हमने क्या देखा था कि भैया अलाउंसेस जो अलग अलग कैटेगरी था उसमें से हम पहले ही सिर्फ कैटेगरी को पढ़ पाए हैं अभी तक, दैट इज आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस के नाम सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ये पूरा टैक्सेबल होता है। ऑफिशियल अलाउंस, जितने पैसे आप बचा लोगे उतना पार्ट टैक्सेबल है, जितना खर्च दोगे वो आपका टैक्सेबल नहीं है। अभी हम देख रहे हैं सर स्पेसिफिक लिमिट बेस्ड अलाउंसेस जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल, आज हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे, फिर आगे हम एचआरए वगैरह कवर करेंगे। हमने इस पे क्वेश्चंस भी देखा कि भैया अलाउंसेस जो है वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से सेटलमेंट करेगा, हमने कुछ एक पार्ट देखा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था और इसके अंदर सैलरी 50,000 रखा हमने, डियरनेस अलाउंस 40% रखा, यहाँ यूनिफॉर्म अलाउंस भी रखा हमने 4,000 रुपये, और यूनिफॉर्म के बाद टिफिन एक्सपेंस भी जिसमें से खर्च हो गए 3,000। तो जितना पार्ट खर्च हो गया इसको इस तरीके से ओल्ड और न्यू रिज्यूम दोनों को मैंने करके दिखाया, वीडियो पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल करना चाहेंगे, उससे पहले हम कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं
जो कि स्पेसिफिक लिमिट बेस अलाउंसेस है, उसके ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। कितने अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक लिमिट बेस अलाउंसेस है, आइए देखिए। मैं अलाउंसेस पहले आपको बता दूंगा, और मुझे पता है कि बताने के बाद थोड़ा क्लियरिटी नहीं मिलती, तो मैं एक एग्जांपल लूंगा तो क्लियरिटी मिल जाएगा। जैसे हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों के पढ़ने के लिए जब हमें पैसे, पढ़ाने के लिए जब हमारा एम्प्लॉयर हमें पैसे देता है, उस सारे पैसे को गवर्नमेंट टैक्सेबल नहीं करती, बोलती इसमें से कुछ पार्ट हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। कहता है यहां पे एग्जेम्प्ट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड विच एवर इज लेस। आइए एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। जब तक हम एक एग्जाम्पल नहीं देख लेंगे तो क्लियर नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल मान लेते हैं, बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंसेस 40%, एंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000, टिफिन अलाउंस 2,000, यूनिफॉर्म अलाउंस 4,000 आउट ऑफ 3,000 एक्सपेंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 रुपए पर चाइल्ड फॉर 2 चाइल्ड, फॉर 3 चाइल्ड। कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी, और ये है XYZ लिमिटेड। चलिए मैं इसे एग्जाम्पल को काफी तरीके से चेंज कर करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं दोनों रिज्यूम से सारे क्वेश्चन करूंगा और एग्जाम में कोई भी एक रिज्यूम पूछा जाएगा, दोनों रिज्यूम से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आ सकता। तो मैं पहले ले लेता हूं ओल्ड और फिर ले लेता हूं न्यू। चलिए मिस्टर एक्स है मान लेते हैं, ऊपर लिखेंगे ऑफ सैलरी फॉर मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। सबसे पहले लिखेंगे बेसिक सैलरी, दैट इज 5,000, सॉरी 50,000 इंटू में 12, 6 लाख। इसके बाद डीए 6 लाख का 40%, तो कितने हो गए 2 लाख। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो आपको प्रोविजन याद होना चाहिए। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या प्रोविजन था? सरकारी एम्प्लॉय के लिए
पहले ऐड करते थे, बाद में कुछ अमाउंट माइनस करते थे। अगर प्राइवेट एम्प्लॉई है तो बस ऐड होगा, बाद में कुछ भी माइनस नहीं होने वाला। और आप यहां से ध्यान से देखो तो ये प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो सीधा सीधा बस क्या होने वाला है, ऐड हो जाएगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना बताया मैंने, नया हो चाहे पुराना हो। टिफिन अलाउंस, चलिए एक बार चेक करते हैं टिफिन अलाउंस जो है वो किसका पार्ट माना जाता है। टिफिन अलाउंस मैंने बताया था आपको, तो आ जाइए, ये कहाँ गया, ये रहा टिफिन अलाउंस। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने स्पेशली बताया था कि भैया फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का पार्ट होगा हमारा टिफिन अलाउंसेस, ई पार्ट। ई पार्ट टिफिन अलाउंस का पार्ट होगा। तो यहां पे कुछ मैंने वो अलाउंसेस लिखे हैं जो कि आपके फुल्ली टैक्सेबल, मतलब पूरा टैक्स लग जाएगा। यहां पे वो अलाउंसेस लिखे हैं जितना पार्ट आप यूज करोगे उस पर टैक्स लगेगा, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस। ये वो अलाउंसेस है, मैंने बोला कि भैया जा तू एक फाइल लेके आ जा नोएडा से। तो आप नोएडा जाओगे तो मैं किराया भी दूंगा, मान लो मैंने 50 रुपए किराया दिया और या 200 रुपए किराया दिया और आपके लगे 70 रुपए, तो जो बाकी का 130 रुपए वो तो आपको बच गए ना, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो फिर मैंने बताया भी था, कोई बताएगा क्योंकि भैया मेरे 70 ही लगे हैं जो बचा रहे, तो इस सिचुएशन में जब स्कूटनी में केस आता है तो वो सारी रिपोर्ट एक एक करके मानते हैं, तो दिखाना पड़ता है, लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये कुछ अलाउंसेस है कि जितना यूज करोगे ठीक, बाकी बच गए तो टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन में भैया 100 रुपए था, तो हमने ये चीजें देख ली थी। तो अभी मैंने जो आपको दिखाया वो क्या दिखाया मैंने, दैट इज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो यूनिफॉर्म अलाउंसेस है या टिफिन अलाउंसेस है 2000, तो ये कितना टैक्सेबल होगा हमारा, पूरा 2000। इसके लिए आपको याद होना चाहिए चीजें। इसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो कितना था टोटल, 4000, जिसमें से हमने खर्च कितने कर दिए, 3000। तो लेस एक्सपेंस कितने, ऑफिस पे खर्च, तो आपके पॉकेट में 1000 गए तो ये 1000 टैक्सेबल, चाहे आप ओल्ड रिजिम में हो चाहे आप न्यू रिजिम में हो। इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस आपको मिलता है 300 रुपए हर बच्चे का। तो अगर हिसाब किताब लगाए तो भैया 300 एक बच्चे का, 12 महीने तक मिलेगा आपको। और कितने बच्चे हैं, 3। सरकार बोलती है भैया हमें 3 बच्चे नहीं चाहिए, अगर 2 बच्चे का ही बेनिफिट देंगे हम आपको। तो यहां पे आपको जो मिला ना टोटल पैसे, वो मिले आपको 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 आपको जो पैसे मिले वो 10,800 मिल गए होंगे, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने बोला भैया तेरा बच्चा पढ़ रहा है, बोला हाँ ले 300 रुपए हर बच्चे के अलग से जोड़ ले। कितने बच्चे हैं, 3, मैंने कोई बात नहीं 900 रुपए महीने के ले ले। तो 900 इंटू में मैं जब 12 करूंगा तो 10,800 मुझे दिए होंगे। वैसे तो ये मुझे जब मिल रहा है तो मेरे सैलरी का पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है भैया बच्चे को पढ़ाने के लिए तो हम इसमें सारा का सारा पार्ट सैलरी में नहीं जोड़ेंगे, कुछ एक पार्ट सैलरी में जोड़ेंगे, तो यहां से लेस कर देंगे, एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट, 100 रुपए एक बच्चे का और 12 महीने तक। लेकिन आप 4 बच्चे हो, 10 बच्चे, उससे लेना देना नहीं है, हम सिर्फ आपको माइनस करने देंगे 2 ही बच्चे का। तो N2 में मैं करूंगा सिर्फ, अगर 1 है तो 1 का है ही है, और 2 है तो 2 का भी है ही है, 5 है तब भी 2 का, 3 है तब भी। तो यानी आपको जो एग्जाम्पशन मिलेगा कि भैया सरकार बोलती है कि तुम्हारा बच्चा 2400 में पूरे साल पढ़ लेना चाहिए, 1200 रुपए में तुम्हारा बच्चा पढ़ लेना चाहिए, ये हमारा मानना है। सरकारी स्कूल दे रखे हैं, इतनी फीस कम जाती है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट बोलती है कि भैया तुम्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो 10,800 और माइनस 2400 आपको 8400। और सरकार ने यहाँ पे एजेंडा भी यही चलाया हुआ है कि हम 2 और हमारे 2, इसलिए 2 ही बच्चों को दिया गया था। ये पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर जब था तो 2 बच्चों के लिए, तो 2 बच्चे थे यहाँ पे, तो 8400 पे आपको टैक्स देना होगा।
लेकिन जब निर्मला सीतारमन आई, उसने बोले बच्चे उच्चे को क्या पढ़ाने की, वैसे ही पढ़ लेगा बच्चा, कोई छूट नहीं देंगे। उसने बोला ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां पे आप कहां जाओगे, न्यू रिजिम में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, और जितने भी आज अलाउंसेस पढ़ाने वाला हूं उसका एग्जाम्पशन है ही नहीं। वो मैं लिस्ट एक बार बना दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब हमारा टैक्सेबल जो ग्रॉस सैलरी आएगा, जो हमारा ग्रॉस सैलरी आएगा, ग्रॉस सैलरी कितने आ जाएंगे, टोटल करिए एक बार फटाफट से। 6 लाख, 240, 6,000, 2,000, 1,000, 84 है, यह आ जाएगा 6198। 6,24,000, 6,000, ये 6, अब यहां से माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितने हैं 50,000 और 50,000, ये आ गया 5,938,000। ये टोटल गलत हो गया ना शायद, इतना फर्क थोड़ी आएगा। क्या आ रहा है टोटल, 8 लाख, अच्छा मैंने 24 ले लिया, टोटल में मिस्टेक है, दोबारा कर देते हैं। 6 लाख, 8,57,400 प्लस 2400 यहां कर दो, 8,59, 50 यहां भी, दोनों में ओल्ड और न्यू दोनों में मिलेगा, 8 लाख, ये रहा आपके पास आंसर। तो आफरीन कह रही है बेकार काम किया। चलो अब ये देखो, ये क्या था हमारा कि कंप्यूटेशन ऑफ द सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ द सैलरी में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को नए में तो हटा ही दिया गया और पुराने में रखा गया, लेकिन क्या रखा गया, ना के बराबर है। 100 रुपए पर हर महीने कौन बच्चा पढ़ता है। अब तो सर मैं क्या बता रहा था आपको, मैं आपको जो अभी बता रहा था वो बता रहा था ऐसे स्पेसिफिक, ये जितने भी बातें मैं बताऊंगा ये सिर्फ ओल्ड वाले पे एप्लीकेबल होगा, न्यू में फुल्ली टैक्सेबल है। ये पहला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, अपने बच्चे को पढ़ाइए, और अगर आपको एम्प्लॉयर पैसा देता है तो उस सारे पैसे को आपके सैलरी का हिस्सा नहीं मानेंगे, उसमें से कुछ आपको बेनिफिट देंगे, कुछ एग्जाम्पशन दे देंगे, जो कि होगा 100 रुपए पर बच्चा, लेकिन 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बोला अच्छा आपको हॉस्टल एक्सपेंडिचर भी देंगे हम। हॉस्टल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पढ़ने के लिए, पीजी वगैरह जिसको बोलते हैं। तो कहा गया कि भैया एग्जेम्प्ट अप टू एक्चुअल अमाउंट रिसीव, लेकिन बोला यहां 300 रुपए देंगे, लेकिन यहां पे भी आपके बच्चे कितने होने चाहिए, 2। हॉस्टल एक्सपेंडिचर कितने हो गए हमारे बढ़ के 300, एजुकेशन के लिए 100 और रहने के लिए 300, लेकिन मैक्सिमम चाइल्ड कितने होंगे, 2 ही होंगे। फिर बोला कि भैया इसके बाद ना ट्रिबल एरिया, शेड्यूल एरिया, एजेंसी अलाउंसेस देंगे एग्जेम्प्ट एक्चुअल 200 पर मंथ। अब ये एरिया कौन से होते हैं जो कि बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे नौकरी करना, जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, जहाँ पे आपको सरवाइव नहीं करना पड़ रहा है, मतलब सही से सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लालच दिया जाता है तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहे हैं, तो अगर तुम्हारी बेसिक सैलरी बढ़ा देंगे तो पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो हम तुम्हारी बेसिक सैलरी नहीं बढ़ाते, हम एक और सैलरी के अंदर पार्ट ऐड कर देंगे, ट्रिबल एरिया अलाउंसेस। जो ट्राइबल एरिया अलाउंसेस है अगर तुम्हें दे रहे हैं तो 200 रुपए पर मंथ तक क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर मैंने आपको 500 दिया है तो भैया 300 आपके सैलरी में
जुड़ जाएगा। लेकिन न्यू रिज्यूम हुआ तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आगे बोला गया स्पेशल, बाकी जो काम का है उसके ऊपर मैं पहले ही मैं लिख चुका हूं, वहां पे ये सारे अलाउंसेस नहीं आते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंसेस, जो बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, जिसका ऊंचाई ज्यादा है, जितना ऊंचा उसके हिसाब से है। यहाँ पे कोई पैरामीटर फिक्स नहीं किया गया कितने ऊंचे पे कितना। हिली एरिया मतलब कि पहाड़ पे, जैसे मान लो कोई जम्मू एंड कश्मीर में एकदम टॉप पे, या फिर आप सियाचिन आपने नाम सुना होगा, जो कि बिल्कुल पहाड़ पे काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो बोलते हैं भैया तुम्हारी बेसिक सैलरी बढ़ाएंगे अगर हम, तो टैक्स देना पड़ेगा, तो हम तुम्हारे एक नया अलाउंसेस कर देते हैं, और उस अलाउंसेस के नाम से देंगे तो 300 से लेके 7,000 रुपए महीने का आपके सैलरी में से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन निर्मला सीतारमन कहती है कि भैया पहाड़ पे काम करो चाहे समंदर के अंदर काम करो, आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे। न्यू रिज्यूम के अंदर कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। बॉर्डर एरिया या रिमोट एरिया अलाउंसेस, डिस्टर्ब एरिया अलाउंसेस, आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है पाकिस्तान से वो क्या करते हैं, कोई भी फायरिंग करते हैं तो वहां के आसपास के गांव में बम गिर जाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्टर्ब एरिया, उसको बॉर्डर एरिया भी बोला जाता है। और वहां पे जितने भी बॉर्डर पे जितने भी सोल्जर हैं, वो बड़े रिस्क, एक जान दाव पे होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है पता नहीं। तो ऐसे में उनको भी सैलरी बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसको बेनिफिट दिया जाता है, और उनको बोला गया भैया 200 से लेके 1300 रुपए महीने का आप यहाँ पे एग्जामेशन ले सकते हैं। लेकिन सर हम 200 लेंगे 1300, हर कोई मैक्सिमम ही ले लेता है, मैं सही बताऊं तो, और आपके एग्जाम में भी आएगा तो मैक्सिमम लेके आप खत्म करोगे। लेकिन यहाँ पे नए वाले में नहीं अलाउड है। कंपनसेटरी या फील्ड अलाउंसेस यहाँ पे 2600 रुपए, मतलब आपको अच्छे बहुत हाई, जैसे कि मान लो दिल्ली में रह रहे हो, बहुत मस्त लाइफ चल रही है, और मैंने आपको एक ऐसे जगह भेज दिया जहां पे आपका रहना बहुत मुश्किल ही है, उसको कंपनसेट करने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। मॉडिफाइड फील्ड एरिया वहां पे 1,000 रुपए है। ये एग्जाम में नाम आएंगे, नाम आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितना एग्जाम्प्ट है। इसके बाद आर्म फोर्स के अंदर अगर आप काम करते हो तो 3900 पर मंथ। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस पे एग्जाम्पशन हुआ करता था, गवर्नमेंट ने बोला यार ट्रांसपोर्टेशन में हर कोई फर्जी बिल बना के एग्जाम्पशन ले, बोलता जितना खर्च करोगे वो एग्जाम्पशन हो जाएगा। इसको खत्म कर दिया गया, और इसके बदले लाया गया हमारा 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले दो अलाउंसेस थे, एक था हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस, जिसमें 15,000 रुपए तक एग्जाम्प्ट कर दिए गए थे, और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में भी कुछ पार्ट एग्जाम्प्ट किए गए थे। लेकिन यहाँ पे बहुत फेक बिल आने लगे, तो गवर्नमेंट ने बोला इन दोनों को खत्म करो। अगर कोई आपको हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर रीएम्बर्समेंट होता है पूरा टैक्सेबल है, कोई मतलब नहीं है, और अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है तो पूरा टैक्सेबल है, कोई मतलब नहीं है, इसको हम ऐड कर देंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट के अंदर भी कैटेगराइज किया गया, कुछ हैंडीकैप भी हो सकते हैं और कुछ डेली वाले हो सकते हैं, उसको कैटेगराइज को छोड़ा गया, बाकी को टैक्सेबल कर दिया गया। तो कहता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टू सर्टेन आपका डिसेबल एम्प्लॉय, किसको, जो कि डिसेबल है, नॉर्मल एम्प्लॉय के नहीं। द ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ग्रांट टू द एम्प्लॉय हु ब्लाइंड, डीफ, डम, या फिर ऑर्थोलॉजी, जो भी बीमारी है उसकी वजह से, तो बोला भैया उनको दे रहे हैं कितना, हम 3200 रुपए पर मंथ के हिसाब से क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम्पशन दे रहे हैं। अगर ऐसा किसी को, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, आपको डेली कहीं आने जाने के लिए दिया जाता है, आप ट्रक ड्राइवर हो तो उसके साथ है, तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कहा जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैंने सीपी बोला फाइल ले लो, वो कन्वेंस अलाउंस के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसी फील्ड में ही हो, जैसे कि मान लेते हैं आपका DHFL आपने नाम सुना होगा, कुरियर एजेंसी है, तो वहां वो ट्रांसपोर्टेशन के ही काम में है, तो वहां पे आप काम कर रहे हो तो उसके अंदर आ जाएगा। अंडरग्राउंड अलाउंसेस, अंडरग्राउंड अलाउंसेस जैसे कि मान लो आप कोयले की खदान वगैरह में काम कर रहे हो, तो वहां 800 रुपए पर मंथ तक आपको एग्जेम्पशन दे दिया जाता है। हाई, आपका जो बहुत ज्यादा हाई जो हिली एरिया होता है, वहां पे आपको 9,000 से 15,000 फीट पे हो गए तो 1,060 रुपए का एग्जाम्पशन दे दिया जाएगा, और 15,000 से ऊपर पे 1,600 रुपए पर मंथ का एग्जाम्पशन दे दिया जाएगा। स्पेशल कंपनसेटरी हिली एक्टिव एरिया, मतलब फिर से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले गए तो 4,200 रुपए। सर इसके बाद आपका है
ड्यूटी अलाउंसेस कुछ 32। तो इसके अंदर से जो अलाउंसेस आपको याद रखना है ना, 2-3 अलाउंसेस। पहला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा हॉस्टल एक्सपेंडिचर। तीसरा ट्रांसपोर्ट। और बाकी के जितने अलाउंसेस मैंने यहां बताए हैं ना, ये सारे अलाउंसेस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बस आप पढ़ के रिमाइंड रखिएगा। सर इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, आइए क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। रिमोट एरिया का मतलब होता है बैकवर्ड एरिया, एकदम ग्रामीण इस एरिया को, और जहां पे पावर जनरेशन वगैरह का काम चलता है उसको रिमोट एरिया बोल देते हैं। इसी क्वेश्चन में हम और भी बातें ऐड करते हैं। हॉस्टल एक्सपेंडिचर। ₹700 पर मंथ। पर मंथ फॉर चिल्ड्रन। अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड 300 पर मंथ। 4 के बाद 5। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ₹300 या 3000 पर मंथ। और ये प्राइवेट एम्प्लॉय है और कोई डिसेबल वगैरह भी नहीं है। चलिए टैक्सेबल सैलरी निकालते हैं यहाँ। एंटरटेनमेंट अलाउंस 6000। अब बताओ हॉस्टल में कितना टैक्सेबल करें। हॉस्टल में इसको मिला ₹700, 12 महीने तक, 3 बच्चों के लिए। तो मिला कितने होंगे इसको? 25,200। गवर्नमेंट ने इसमें एग्जेम्पशन दे रखा है। कितने? ₹300। आपको जैसे देखो, मेरे को तो याद है, आपको याद करना पड़ेगा। मुझे तो याद है, तो वहां पे कितना लिखा हुआ था चेक करोगे आप। तो क्या दे रखा है हॉस्टल में हमारा? ₹300। तो इसलिए मैंने ले लिया ₹300। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। और 300 इंटू में 12 महीने, और कितने बच्चों का? सिर्फ 2 बच्चों का ही 7200। तो बाकी हो गए टैक्सेबल 18,000। लेकिन न्यू रिज्यूम में बोलते हैं कोई बच्चे को हॉस्टल नहीं भेजना, घर पे पढ़ाओ, और 25,200 पूरे टैक्स लगाओ। न्यू रिज्यूम में दिया ही नहीं एग्जिम्पशन। तो आपसे ये ध्यान, देखो टफ चैप्टर क्यों होता जा रहा है, टफ किस लिए है। कुछ पार्ट हमारे न्यू रिज्यूम के अंदर है ही नहीं, ओल्ड में है, और एग्जामिनर किस से क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं दोनों लेके चल रहा हूं। ओल्ड से पूछा तो आप जो याद कर रहे हो ठीक है, और न्यू से पूछा तो कोई मायने ही नहीं है सब याद करने का, भैया जो दिया टैक्स लगा देंगे। इसके बाद कहता है अंडरग्राउंड अलाउंसेस। अंडरग्राउंड अलाउंसेस में कितने मिले इसको? 300 इंटू में 12 यानी 3600। और इसमें एग्जाम्शन मैं आपको दिखा देता हूं। अंडरग्राउंड अगर देखते हो आप, तो ये देखो अंडरग्राउंड अलाउंसेस में आपको ₹800 महीने तक क्या मिल जाता है? एग्जाम्शन। और हमें मिला कितना है? ₹300। तो इसका मतलब लेस
300 यानी पूरा का पूरा 3600 क्या हो जाएगा एग्जाम। लेकिन न्यू रिज्यूम में कोई एग्जामेशन नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? मैं बस क्वेश्चन करने का आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना, फिर आपको समझ में आएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वो मिला 300 इंटू में 12 3600। तो मैंने बोला अगर आप लंगड़े लूले बहरे गूंगे कुछ भी हो इसमें से, यानी हैंडीकैप हो, तो फिर आपको एग्जामेशन 3200 रुपए का मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो भैया ये 3600 रुपए पुराने में भी नहीं रहा। जिसके पास पुरानी किताब है उसको पुरानी में मिल सकता है, 1600 रुपए था उस टाइम पे, और 3200 डिसेबल के केस में था, वो 1600 हटा दिया गया है, ठीक है ना। आइए, और तो कुछ नहीं है, आ जाते हैं ग्रॉस टोटल सैलरी। ग्रॉस टोटल अंडरग्राउंड अलाउंसेस जो कि कोल माइनिंग वगैरह में काम करते हैं उनके लिए होते हैं। आइए, 6 लाख, 240, 6,000, 18,000, 3600, यह आ गया 867, 600, 6 लाख, 240, 6,000, 25, 200, 3600 और 3600, ये आ गया 878, 400 लेस अंडर सेक्शन 16 50,000, 828, 400, 817। बताइए किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट? हाँ, 800 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस था, अब नहीं है। और इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे एक हम चीज देखेंगे आगे चल के भी, अभी तो फिलहाल पूरा टैक्सेबल है। यहां पे कहा गया, क्लियरली मेंशन है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाता है एम्प्लॉय हु ब्लाइंड डीफ डम्प, उनको 3200 रुपए है, बाकी को नहीं है। हम आगे बाकी ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे और भी आगे देखेंगे कि कौन से एग्जाम्प्ट है। बाकी जो पहले 800 रुपए पहले हुआ करता था, कई बच्चे ना पुरानी बुक या आपके पास ना पुरानी पीडीएफ मिल जाती है, कॉलेज वाले बच्चे पीडीएफ में बड़े माहिर होते हैं, तो पीडीएफ वगैरह मिल गया या गूगल कर लिया, तो वहां पे पुराने रेट्स कई बार कोई ना कोई लिखा हुआ पुराने टाइम का होता है। तो इनकम टैक्स में तो गूगल करा तो समझ लो बेकार है आपके लिए, बिल्कुल बेकार है। गूगल से आपको कुछ मदद नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 1 साल पीछे पढ़ रहे हैं। आपको लेटेस्ट चीजें बताएगा वो। अब लेटेस्ट चीजों में देखा जाए तो डीटीसी आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, यानी इनकम टैक्स को बहुत सारी चीजें बदल दी जा रही है। तो क्या पता आपको उसके आंसर बता रहा हो, आप परेशान हो जाओगे मुझे बताइए। तो आप इसके अंदर सिंपल बुक को फॉलो करिए जो असेसमेंट ईयर 24-25 है, और जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करिए। इंटरनेट की हेल्प नहीं ले सकते हैं, बहुत बार आप इसमें कंफ्यूज होंगे, और पुरानी बुक भी नहीं ले सकते हैं। सर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 36,000 आएगा। 3,000 था क्या पर मंथ? 300 ही पर मंथ है, तो 3600 आएगा। अच्छा, 3,000 है, ओहो। चलो अब आंसर कर दिया तो हम एक ही काम करते हैं, ठीक है। चलिए और चेंजेस करें। अब आप मुझे बताइएगा क्या होगा। मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूं, उस चेंजेस को अलग से हाईलाइट भी कर देता हूं। ये लो, ये चेंज कर दिया मैंने, और इस चेंजेस को कलर चेंज कर देते हैं। ये लीजिए, चेंजेस आपको साफ साफ दिख जाएगा। अब इसका आंसर क्या सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? पहले तो कमेंट में बताइए हाँ या ना। बताइए आंसर सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? 700 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन। आंसर विल बी सेम और चेंज? कमेंट में बताइए फटाफट।
चेंज होगा। एक बच्चे ने हिम्मत करी, बता देते हैं चेंज, 2-3 बच्चों का आ गया। चेंज ये होगा कि यहां पे मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा यहां पे मल्टीप्लाई 3? क्योंकि 3 बच्चों को 700 रुपए दिया गया है। कितने बच्चों को दिया गया है? 3 बच्चों को 700। अब हर बच्चों को 700 नहीं है, 3 बच्चों को 700 दिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में ये भी हमारा चेंज हो जाएगा और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 700 इंटू में 12, यानी 8400, और जिसमें से -7200 का एग्जामेशन मिल जाएगा और हमारा इस वाले एरिया में टैक्सेबल हो जाएगा 1200। और अगर हम 18,000 -1200 कर दें तो सैलरी हमारा 16,800 से घट जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। सर क्या चेंज होगा यहां पे जो 1200 है उसकी बजाय यहां पे कितना लेंगे बताओ? 8400, क्योंकि हमारा टोटल पैसा ही कम मिला है, हर बच्चों के लिए नहीं मिला। समझ में आया मैंने क्या किया? तो 4 चाइल्ड, ईच चाइल्ड, ये सारी बातों को एग्जाम में ध्यान देना है। तो ये बनेगा 6 लाख, 240, 3600, 8 लाख, जो चेंज किया है मैं उसको अलग से हाईलाइट भी कर देता हूं। ये चेंज कर दिया है। 850, अगले में 861, जी। ओल्ड रिज्यूम नो चेंज, न्यू, ये चेंजेस मैंने कर दिया है। जिस बच्चों को जो भी था मन में ख्याल कि सर ये होगा ये होगा, वो मैंने सामने करके दिखा दिया। किसी को कोई डाउट बताइए? है किसी को डाउट? तो हमारे क्वेश्चन ऐसे बढ़ते जाएंगे, आपको ये प्रोविजन याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं टिफिन अलाउंस डाल सकता था, न्यूज़पेपर अलाउंस डाल सकता था, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, तो आपको पता होना चाहिए इसमें एग्जेम्पशन है या फिर अगर न्यू रिज्यूम है तो टेंशन ही नहीं है। ओल्ड में आपको याद रखना पड़ता था। तो सर जो हम पढ़ रहे थे, अगर मैं बात करूं आपको, यहां पे वही लिखा है नोट्स के अंदर कि चिल्ड्रन एजुकेशन 100 रुपए, हॉस्टल 300 रुपए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में 3200 रुपए ओनली इन केस ऑफ हैंडीकैप एम्प्लॉय। यहाँ पे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है चार्ट। चार्ट इस हिसाब से बना है मैंने, टेनियर के अंदर भी डाल दिया है। प्रोग्राम का टेनियर 3 दिन में आ जाएगा, मंडे टू वेडनेसडे। ऑनर्स का 4 दिन 5 दिन में आ जाएगा। इसके बाद अगले अलाउंसेस, आपको ये वाले सारे अलाउंसेस समझ में आ गया? ये अलाउंसेस समझ में आ गया जी? ये अलाउंसेस भी समझ में आ गया? यस सर। अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल अलाउंसेस जिसके अंदर एक सर्टेन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लोअर एग्जाम्पशन होगा। दैट इज पहला हम पढ़ने वाले हैं आपका ए पार्ट था हमारा कुछ अलग, इसको छोड़ते हैं, अभी बी पार्ट पे आते हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10-13A, 10 सबसेक्शन 13A, दैट इज आपका हाउस रेंट अलाउंसेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे साहब HRA। हम अगला पढ़ने वाले हैं हाउस रेंट अलाउंस। सर ये हाउस रेंट अलाउंस है क्या?
इसको आज के बाद मैं शॉर्टकट में बोलूंगा HRA। होता ये है, ये मान लो आपका ऑफिस दैट इज आपका एम्प्लॉयर, और आप, ये है नोएडा, और आपका घर है, मान लेते हैं दिल्ली के अंदर नागलोई, और आप हो एम्प्लॉय। तो अगर मैं नागलोई से नोएडा का सफर बताऊं तो काफी दूर है, तो आपको नोएडा के अंदर ज्यादा एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं, नागलोई में एम्प्लॉय हैं। अब मैं नागलोई वाले एम्प्लॉय को बोलूंगा भाई तू मेरा पुराना, या फिर मान लो फैक्ट्री हमारा नागलोई में था और नागलोई से शिफ्ट कहां हो गया हमारा, ज्यादातर यही हुआ, दिल्ली से ही सारा फैक्ट्री तो गया है नोएडा, कोई नोएडा में कहीं से उड़ के थोड़ी ना आया फैक्ट्री, सब यहीं से गया है। तो अब ऐसे में एम्प्लॉय ना जाना नहीं चाह रहे, भाई हम नहीं जाएंगे सर, आने जाने का किराया लग जाएगा 10,000 15,000, सैलरी दोगे आप, जाने आने का ही मेरा लग जाएगा 7-8 हज़ार, क्या खाएंगे क्या रहेगा। तो मालिक ने बोला देखो जाने आने की समस्या को मैं सॉल्व कर सकता हूं, आप एक काम करो, नोएडा में ही कहीं रेंट पे घर ले लो ना, अपने परिवार को लाओ रखो यहीं पे, रेंट पे ले लो, एकदम ऑफिस के साथ में ले लो, एकदम जब भी आ सकते हो जा सकते हो। इसके बदले आप तो एम्प्लॉय बोलेगा भैया हम रेंट कहां से देंगे, बोलेगा हम देंगे आपको रेंट, रेंट हम आपको देंगे, और रेंट जो भी होगा एक सर्टेन एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड करके इसको दे दिया जाएगा HRA। और मान लो 5,000 रुपए महीने दे रहे हैं, 10,000 महीने दे रहे हैं, 15, डिपेंड उनके आप किस लोकेलिटी में और किस पोस्ट पे हो। तो जो आपको रेंट दिया जाता है वो सैलरी के अंदर जोड़ के दे दिया जाता है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि भैया आज तेरे को सैलरी दे दिया 4 तारीख को आई हो तेरे को मैं दूंगा मकान का किराया, सैलरी में ही जोड़ के दे देंगे। तो सैलरी में जो जुड़ गया, क्या जुड़ गया, HRA। अब टेंशन यहां आ गई कि HRA जो मिला तो आपके सैलरी का हिस्सा बन गया, उस पर टैक्स देना है, लेकिन सरकार ने देखा कि भैया तुम मजबूरी की वजह से वहां पे जा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम था तब गए आप वहां पे, तो ये किराया जो आपको मालिक दे रहा है आपके पॉकेट में तो बचा ही नहीं, आपने किराए में भर दिया, तो आपका सैलरी का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए, उस पर टैक्स नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट ने यहां पे ये प्रोविजन बनाया, लेकिन निर्मला सीतारमन ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, टैक्स आपको देना पड़ेगा, आपको कोई भी रेंट वेंट आप छोड़ दो काम वहां से आपको टैक्स देना होगा। तो कॉन्सेप्ट ये आया कि भैया टैक्स बचेगा या देना होगा, तो बोला गवर्नमेंट ने जब नए रिज्यूम में तो भैया देना है, नए रिज्यूम में दिमाग ही ना लगाओ कि HRA नाम की कोई चीज है, HRA मिला पूरा टैक्सेबल। पुराने रिज्यूम के अंदर गवर्नमेंट ने रूल बनाया, कई बार होता था एम्प्लॉयर क्या करता था, मालिक उसको बोल रहा ले 10,000 बढ़िया घर में रहियो, वो जाता था 3,000 का कोई ले लेता था रूम, वहां रह लेता था जाके, तो 7,000 तो उसके पॉकेट में बच गए ना, तो बोलता उस पर तो टैक्स भरना ही पड़ेगा भाई, तू बचा रहा है पैसे तो रूल ये बनाया गया कि भैया तुझे टैक्स, जो तुझे टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, एग्जेम्पशन जो मिलेगा, और ये सेक्शन कौन सा है हमारा 10(13)A, तुझे एग्जेम्पशन मिलेगा लोअर ऑफ, लोअर ऑफ 3 पॉइंट में से नंबर 1, कंडीशन 3 है, तुझे एग्जेम्पशन कब मिलेगा, 3 शर्तें हैं, वैसे तो 2 ही समझ लेते हैं, तीनों लिख देता हूं चलो काम ही आ जाएगा। पहला, अगर ऑन हाउस में रहोगे, ऑन हाउस रेजिडेंस, अगर आप खुद के घर में आपका रेजिडेंस है, अपने घर में ही रहते हो, तो फुल्ली टैक्सेबल। और ये सारी बातें बता रहा हूं मैं ओल्ड के लिए। और अगर आप रेंट पेड करते हो,
लेस देन 10% ऑफ सैलरी, मतलब अपने सैलरी का 10% भी रेंट नहीं दे रहे भाई साहब, तो फुल्ली टैक्सेबल। और थर्ड केस चेक करेंगे, नंबर 1 एक्चुअल रिसीव, नंबर 2 रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, नंबर 3 40% और 50%। इसको ऐसे कर देते हैं, पहले 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। 50% 4, मेट्रो सिटी में अगर रहते हो तो वहां पे 50% वाला रूल लगाएंगे। और मेट्रो सिटी मांगना जाता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन 4 महानगर, जिसे महानगर बोलते हैं, यहां पे बीएसएनएल नहीं होता, यहां एमटीएनएल होता है, ऐसे याद रख लेना। एमटीएनएल, दिल्ली में बीएसएनएल की सिम नहीं मिलेगी आपको, कौन सी मिलेगी? क्योंकि महानगर टेलीकॉम लिमिटेड हो जाता है यहाँ पे, भारत संचार से महानगर हो जाता है। तो एमटीएनएल जहां पे, यानी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 राज्य में अगर आपको नौकरी कर रहे हो ना, तो आपको 50% के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करना। और बाकी अदर में, आप यूपी में हो गए, आप बिहार में हो गए, पंजाब में हो गए, आप हरियाणा में हो गए, इन सभी जगह पे आपको कितने % सैलरी का लेना है? 40। अब मुद्दा यहां पे यह है सर, सैलरी मतलब क्या? अब सैलरी आपका दिमाग खाएगा पूरे चैप्टर में। बोला गया सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए, और वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस कमीशन, फिक्स परसेंटेज ऑन सेल। भैया सैलरी का मतलब ये बताया गया कि सैलरी में बेसिक लेना, जो 50%, 40% या 10% ले रहे हो, उसमें डीए जोड़ लेना। लेकिन डीए कौन सा? रिटायरमेंट बेनिफिट। अब डीए 2 तरीके के होते हैं। एक डीए कभी बढ़ा दिया जाता है, कभी कभी टाइम टू टाइम। एक डीए ऐसे रहता है जो हमेशा 10% की दर से या 5% की दर से डीए बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, तो क्वेश्चन बोलेगा हर बार। और एक डीए होता है कि जब बहुत महंगाई बढ़ गया, जैसे कोविड आ गया, तो वहां पे सरकार ने बोला सरकारी एम्प्लॉय को थोड़ा सा पैसे दे दो, जरूरत होगी, वो भी बढ़ाएंगे, तो डीए के फॉर्म में ही बढ़ाएंगे। कमीशन 2 तरीके के होते हैं। एक हो गया कि भैया 3,000 रुपए तेरे महीने के कमीशन होंगे अगर तू 100 क्लाइंट लेके आएगा। तो काम कर रहे हो मेरे पास और कॉल सेंटर का काम कर रहे हो, 10 क्लाइंट लेके आओगे, 20 क्लाइंट लेके आओगे, इतनी कमीशन। एक होता है अगर तूने 5 लाख रुपए का सेल किया तो उसके ऊपर 10% कमीशन दूंगा। तो यहां पे अगर मैंने बोला 3,000 रुपए तेरी कमीशन है इतने सेल पे, तो वो कमीशन यहां पे नहीं ऐड होगा। मैंने बोला 5 लाख रुपए का तू सेल करेगा तो उसके ऊपर तो वो वाला कमीशन होगा, फिक्स परसेंटेज ऑन सेल, या फिर जिसको बोलते हैं टर्न ओवर। यानी हाउस रेंट अलाउंसेस अगर मिलता है आपको और आप अपने घर में ही रह रहे हो तो पूरा टैक्सेबल है, दिमाग ना लगाओ। अगर आपका रेंट बहुत कम है, 10% से भी कम है आपका रेंट, सैलरी 1 लाख रुपए और रेंट आप 2,000 दे रहे हो, तो बोला पूरा टैक्सेबल है। और बाकी केसेस में आपका एग्जेम्प्ट होगा। इन तीनों में से जो कम होगा, मैंने बोला क्या, एग्जेम्पशन लोअर ऑफ, यानी वो जो काउंट होगा, यहां थोड़ा सा गलत हो गया, एग्जेम्पशन लिखता और यहां पे आ जाएगा लोअर ऑफ,
इन तीनों में से जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर न्यू रिज्यूम हुआ तो कोई रूल नहीं लगेगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 10% ऑफ सैलरी, यहां सैलरी का जो डेफिनेशन लिखा है वही हर जगह सैलरी में माना जाएगा, इसमें भी यही माना जाएगा। एचआरए में पूरे में सैलरी का मतलब यही रहेगा। बेसिक सिर्फ एंटरटेनमेंट अलाउंस में, बाकी हर जगह सैलरी का मतलब बदलेगा अभी हमारा। आई एम ए न्यू, सो वेयर आई एम स्टार्ट, आपको सबसे पहले असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर करना चाहिए, उसके बाद सैलरी की स्टार्टिंग क्लास से आप ज्वाइन कर सकते हो। आइए सर। एग्जाम्पल, बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ, डीए और ब्रैकेट में लिख देता हूं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट 6,000 पर मंथ। कमीशन 5,000। चिल्ड्रन अलाउंसेस 300 रुपए फॉर 3 चाइल्ड पर मंथ। कंपनी पे कमीशन 5% ऑन टर्नओवर 5 लाख। कुछ 5 पॉइंट छोटे छोटे लिख दिए ताकि आपका एचआरए कैलकुलेट के लायक में बता पाऊं बस, और भी कुछ पार्ट ऐड करता हूं। एचआरए 7,000 पर मंथ। रेंट पेड 6,000 पर मंथ। तो ऐसे मत सोचना 7 पे ही कर रहा है भैया, 6 एक बच रहा है तो एक टैक्सेबल कर देना, नहीं रूल लगाना पड़ेगा आपको। कैलकुलेट करना है सैलरी, हर बार मैं आपसे सैलरी ही निकालने को कहूंगा, तो कैलकुलेट करना है सैलरी। कौन कौन से रिज्यूम है सर हमारे? भाई 2 रिज्यूम है, एक ओल्ड और एक न्यू। बेसिक 25,000 इंटू में 12 कितने होते हैं? 3 लाख। बोलो 25,000 इंटू 12 3 लाख। डियरनेस अलाउंसेस 6,000 इंटू में तो कितने हो गए? 72। कमीशन कितने हो गए? 5,000। कुछ नहीं लिखा तो सिर्फ होगा 5,000, कुछ नहीं लिखा ना, तो क्या होगा हमारा 5,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भैया कितने मिले हैं? 300।
हर महीने के 12 कितने मिल गए, इंटू में 3 नहीं करना, फॉर 3 चाइल्ड लिखा है, समझे। एग्जेम्प्ट कितना होगा बताओ, 100 इंटू 2 इंटू 12 दैट इज 2400। टैक्सेबल कितना होगा 1200। निर्मला सीतारमन में कितना टैक्सेबल होगा 3600, न्यू रिजिम में 3600। आगे कहता है कमीशन भी और है, पता है सेल्स करोगे तो 5% देंगे, तो 5 लाख का 5% 2500 और 2500। हाउस रेंट अलाउंसेस 2500 का 5000 25,000। अच्छा, HRA हमें मिला 7,000 महीने का, इंटू में 12 84,000 लेस एग्जेम्प्ट। अब भैया एग्जेम्प्ट कितना करेंगे वो देखना पड़ेगा, कितना एग्जम्पशन मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल रिसीव दैट इज 80। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, रेंट पेड, रेंट कितना पेड कर रहा है 6,000, तो 12 कितने हो गए 72,000। इधर का तो मेरे पास है, बता के नहीं गया मेरे को, 8 बजे जाता था वो तो वैसे। क्लियर है, सॉरी थोड़ा सा काम हो गया। -10% ऑफ सैलरी, अभी मैं प्रोविजन दिखाऊंगा। 10% ऑफ सैलरी, प्रोविजन क्या कहता है, रेंट पेड -10% ऑफ, और सैलरी का मतलब देख लो, बेसिक, डीए कौन सा, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला और फिक्स कमीशन वाला। तो भैया यहां पहले आप सैलरी का मतलब समझो, और मैं कह रहा हूं ये दिल्ली में है, ठीक है। सैलरी का मतलब बेसिक होगा, बेसिक कितना होगा हमारा 3 लाख, प्लस डीए कर दें, डीए कितना है, क्या ये रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो मैंने बोला था फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, तो मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट, और प्लस क्या कर दें कमीशन, कमीशन कितना होगा, सेल्स वाला लेना है। अब दो दो कमीशन है सर, कंफ्यूज कर दिया, एक तो यहां भी कमीशन है, एक यहां भी कमीशन है, तो भैया ये कमीशन नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, कितने। अब ये बना हमारा सैलरी, ये बना हमारा सैलरी, $397, ये बन गया सैलरी कितने 397। अब लेना है 397 का 10%, 39,700। तीसरा रूल 50% लगेगा ऑफ 397। 50% क्यों लिया सर आपने, क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली क्या है हमारा मेट्रो सिटी। ये आ गया हमारा 32,300 और 397 50%, ये आ गया हमारा 198,500। एग्जाम्पशन क्या मिलता है इन तीनों में से, जो क्या होगा, इन तीनों में से क्या होगा बताओ फटाफट, लोअर, तो कितना 32,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 32,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 32,300, 51,700 टैक्सेबल, और न्यू रिजिम में 84,000।
GTS, ग्रॉस टोटल सैलरी। फोर फाइव सॉरी 454900। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे 404900 प्लस 32,300 यहाँ ऐड हो जाएगा 437200 प्लस 50,000 और ऐड हो जाएगा 487200 टैक्सेबल सैलरी और ये डिडक्शन, ये आएगा हमारा सैलरी। देखिए किसी को डाउट? क्योंकि जब तक मैं धीरे धीरे सारे प्रोविजन नहीं बताऊंगा, मैं एकदम स्पीड से नहीं, जब आपको चीजें समझ में आने लगेगी फिर मैं बहुत तेजी से लेके चलूंगा। सर ये चिल्ड्रन एजुकेशन में 3x3 क्यों नहीं किया? फॉर 3 चाइल्ड मैंने बोला, 3 बच्चों के लिए ही 300 दिया मैंने। सर 198,19850 होगा। 19850 किसका बोल रहे हैं ये? अच्छा 500 कर दिया मैंने, नहीं 00 ही होगा। अच्छा बताया होगा 50% लेना है, 5% नहीं 50। क्या किया गलत? अच्छा इसमें 2400 और ऐड हो जाएगा ना, 489600 होगा ना। मैं 2400 ऐड करना भूल गया। ये आ जाएगा 4396। बताइए हाँ कि ना, समझ में आया? किसी स्टूडेंट को डाउट? अभी एचआरए खत्म नहीं हुआ है, एचआरए अभी चलेगा 2 क्लासेस। क्योंकि एचआरए में क्या होगा, आपको एग्जामिनर बोलेगा 2 महीने अपने घर रह रहा है, कुछ दिन दिल्ली में रह लिया, कुछ दिन यूपी में रह लिया। ये ले भाई, अब यहाँ 3 बातें हो गई ना। घर रह रहा है जितने टाइम के लिए टैक्सेबल हो जाएगा पूरा, यूपी में रह रहा है तो वहां पे रूल लग जाएगा 40% वाला, दिल्ली में रह रहा है वहां पे रूल लग जाएगा 50%। तो ऐसे सिचुएशन में फैक्टर चेंज बोलते हैं इसको, जब फैक्टर चेंज होगा तो उसका भी सीखेंगे हम। तो यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट? सर 72,39,700 माइनस क्यों किया? हाँ कौन सा? ये एक्चुअल में ये रूल क्या कहता है, मैं दिखा नहीं पाया। 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी कितना था हमारा -10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी ये था तो इसका 10% लेके माइनस किया मैंने, इसका 10% लिया है। अभी आप एक बार लिख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।